हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये साइंस की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हम जो साइंस पढ़ रहे थे उसमें हमने हार्ट पढ़ा था। तो हार्ट जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन का ही पार्ट है, परिसंचरण तंत्र का ही पार्ट है। तो परिसंचरण तंत्र में ब्लड 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 पढ़ते हैं, हार्ट पढ़ते हैं। ठीक है। तो ब्लड का जो मेन कंपोनेंट है वो हमने पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम हार्ट पे चर्चा करी हमने, हृदय पे। आज हम ब्लड ग्रुप पे चर्चा करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे चेंज होता है और कैसे उसमें जेनेटिक सिस्टम कैसे लागू होता है। ठीक है। हो सकता है इसके लिए 2 क्लास लगे, लेकिन कोशिश करेंगे एक ही क्लास में इसको समाप्त करने की। तो हम देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। पेन ले लेते हैं। ये आपके सामने लिखा है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, सीधा सीधा सा लिखा हुआ है कि बॉडी में जितना भी ब्लड होता है वो सबका एक सा नहीं होता। तो एक सा नहीं होने का कारण क्या है, उसको हमने कुछ अलग अलग टाइप में बांटा हुआ है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ऐसा है तो उसे उस ग्रुप में रख लिया, उसको एक नाम दे दिया जिसे ए कहा गया। फिर किसी व्यक्ति का जब ब्लड देखा गया तो वो दूसरे तरीके का था तो उसे फिर दूसरा नाम दे दिया, उसे बी कह दिया गया। और किसी का दूसरे तीसरे के जैसा था तो उसे फिर तीसरा नाम दिया गया। तो इस तरीके से हमने ब्लड ग्रुप को कुछ पार्ट में, एक टाइप में अलग अलग बांटा हुआ है। तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप सी, सॉरी सी नहीं है, ब्लड ग्रुप ए बी, ओ और बीबीजी। तो बीबीजी का मतलब क्या है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये मुंबई में ही पाया गया था सबसे पहले। वाई एम भिंडे जो डॉक्टर थे, उन्होंने इसको देखा और फिर उसमें देखा गया कि एक ये यूनिक ब्लड ग्रुप है। तो मुंबई में एक केस आया था, इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप रख दिया गया। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे कैसे अलग होता है और इसका क्या कारण है। तो स्लाइड के माध्यम से ही पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आगे चलते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप क्या है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप और नीचे लिखा हुआ है एच एंटीजन। क्या लिखा हुआ है, एच एंटीजन। तो जो हमारा ब्लड होता है उसमें आरबीसी होती है। ठीक है। तो आरबीसी और उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है जिसमें आरबीसी फ्लो करती है, तो आरबीसी और उसके साथ ही डब्ल्यूबीसी होती है जिन्हें वाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो वाइट ब्लड सेल का तो कोई मतलब नहीं है ब्लड ग्रुप से, क्योंकि वो क्या है, वो एंटीबॉडीज के काम करती हैं, वो हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप करती हैं। लेकिन ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के आधार पर ही हम ब्लड ग्रुप को अलग अलग करते हैं। तो ये एच लिखा हुआ है, ये एक प्रोटीन है जिससे आरबीसी बनी होती है। ठीक है। जो आरबीसी पे पाया जाता है। ठीक। तो ये इसे एंटीजन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इसके बाहरी पार्ट पर होता है, इसलिए एच एंटीजन होता है हमारी जो ब्लड है उसमें। और वो कौन सा प्रोटीन है, उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है ये एच एंटीजन होता है। अब जब एच एंटीजन कन्वर्ट हो जाता है ए में तो उसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। जब ये कन्वर्ट हो जाता है बी में तो इसे बी कहेंगे। और जहाँ पे दोनों ही होते हैं, एच एंटीजन कन्वर्ट इनटू ए एंड बी, तो उसे क्या कहेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। और जहाँ पे कन्वर्ट नहीं होता, रिमेन रह जाता है, तो उसे कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो इसे भी आगे स्लाइड में हम देखेंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि ये एच एंटीजन है, ये क्या है, एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन से बना है। कौन सा प्रोटीन है, इसका नाम याद रखिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोसिल भी कहते हैं इसे। कहीं कहीं आपको ग्लाइकोसिल भी लिखा मिलेगा, तो इसे ग्लाइकोसिल प्रोटीन भी कहा जाता है। ये क्या है, एक एच एंटीजन है, इसका नाम दिया गया है एच एंटीजन। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर डिटेल में वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए एच एंटीजन कन्वर्ट इनटू एंटीजन ए, किसमें कन्वर्ट हुआ, एंटीजन ए में। अब ये ए कोई शेप नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई ए की शेप का है, यानी कि इसे ऐसे मान लेते हैं कि ये कभी ऐसा है, इसका जो यूनिक पोजीशन इसे ऐसे ही मान लेते हैं हम। लेकिन किसी व्यक्ति में ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है तो उसे मान लिया हमने ए। किसी व्यक्ति में ये कन्वर्ट होता है इस तरीके से
तो उसे मान लिया हमने बी। ठीक है, तो जो एच एंटीजन का जो प्रोटीन है, ग्लाइकोसिल प्रोटीन है, किसी में शेप ऐसी मिलती है, किसी में ऐसी मिलती है, तो इसलिए हमने उन दोनों को अलग अलग रख लिया। किसी में पता लगा कि ये ऐसा है, यानी कि दोनों ही टाइप का है, तो उसे हमने क्या नाम रख दिया, तो वो ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा, तो उसे क्या मानेंगे, ए भी। किसी में ये चेंज ही नहीं होता, ऐसा का ऐसा ही रहता है, सेम, तो रिमेन है, देखिए एच एंटीजन रिमेन एच, तो वो बदलता ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि उसमें एंटीजन चेंज नहीं हुआ है, वो नेचुरल ऐसा ही है जैसा यानी कि जो नेचुरल है, जो एक यूनिक तरीके से रहता है, वो बदला नहीं है। इसमें एच एंटीजन होता ही नहीं है, इसमें क्या नहीं होता, देयर इज नो आर एच एंटीजन, आर एच मतलब रीसस, ये रीसस बंदर में पाया गया था, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम आगे। तो इसमें एंटीजन नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, बीबीजी, यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और अलग अलग एंटीजनों की खोज हो, क्योंकि ऐसा पूरा ऐसा तो नहीं है कि 8 के 8 अरब लोगों का ब्लड ग्रुप सबका चेक हो गया है और सबके बारे में पता चल गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे और हो सकता है नए ब्लड ग्रुप आ जाए, या किसी और दूसरे जो जीव हैं उनमें ही ब्लड ग्रुप दूसरे आ जाएं। तो इस तरीके से अभी तक हमें कितने ब्लड ग्रुपों का पता चला है, जो आपके 5 हैं, ए बी ओ और बी बी जी, इसे बी बी जी कह सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़नी है, जितना एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है उतना पढ़ेंगे। अब देखिए, लैंड स्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज करी, ये डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट भी हैं, तो इन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। 1902 में ये बात कही गई कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, सबका ब्लड सेम नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने 1901 में 3 ब्लड ग्रुप की खोज करी, ए बी और ओ। तो ए बी अभी इनके हाथ में नहीं था, हालांकि जब ए बी की खोज हुई तब भी लैंड स्टीनर समय ही थे, लेकिन डी कैस्टेलो को इसका योगदान जाता है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसके खोजकर्ता 1940 में डी कैस्टिलो को माना जाता है। तो पहले 1901 में कौन से ब्लड ग्रुप की खोज हुई, ए बी और ओ, इन 3 की। उसके बाद 40 में हमें ए बी का पता चला, और ये जो वाई एम भिंडे हैं, ये 1952 की बात है, मुंबई में इस ब्लड ग्रुप का पता चलता है, जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ठीक, ये फैक्चुअल बातें हैं, इससे आगे चलते हैं। वैसे ये बातें थोड़ी नॉर्मल हैं, सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन होता है, और अगर हम जो चीज़ें रिपीट होती हैं उसको भी नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर हम गलती कर देते हैं, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो सबसे पहले 1901 में, यही लिखा हुआ है, सबसे पहले 1901 में ब्लड ग्रुप की पहचान लैंड स्टीनर के द्वारा की गई। 1901 में ब्लड ग्रुप की पहचान की किसने, लैंड स्टीनर ने। 1902 में यह बताया गया कि सभी मनुष्यों का ब्लड ग्रुप एक समान नहीं होता, इसमें भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता कैसी, प्रोटीन की भिन्नता। ठीक है, क्योंकि ब्लड भी आपका एक तरीके का प्रोटीन ही होता है। तो यह भिन्नता किस में पाई जाती है, आरबीसी में। मैंने बताया डब्ल्यूबीसी का इससे कोई संबंध नहीं है। तो आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण इसमें भिन्नता होती है, जो बात अभी हम रिपीट कर चुके हैं पहले। तो ग्लाइकोप्रोटीन ये तय करता है कि किसका ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन, जिसे क्या कहते हैं हम, इसे एंटीजन कहा जाता है, इसी के आधार पर ब्लड का बंटवारा होता है, और सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो मैंने बताया कि एंटीजन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, ए एंटीजन और बी एंटीजन। तो जिसमें एंटीजन ए होगा, देखो जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है, और उसका उल्टा आरबीसी होती है। ठीक है, तो इसका उल्टा एंटीबॉडी होती है। जैसे मान लिया एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हुआ, तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी, तो ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए होती है। तो एंटीजन ए यानी कि ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी बी ब्लड ग्रुप, जिसमें दोनों होंगे तो वो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए और बी। तो मेन तो क्या है, मेन 2 ही प्रकार के होते हैं, ए और बी। ओ कोई ब्लड ग्रुप है ही नहीं, वो नेचुरल है। ठीक है, तो एंटीजन एंटीजन ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ब्लड ग्रुप बी, यानी कि अगर एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा। सिंपल सी बात है, जब एंटीजन जिसमें ए में चेंज हुआ तो ए, एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी। ठीक है,
आगे पढ़ेंगे। 1940 डी कैस्टेलो एंड स्टेन ने एक खोज की जिसमें दोनों एंटीजन ए और बी पाए गए, तो उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहा गया। वही बात रिपीट की गई है, ठीक है। आगे चलकर 1952 में डॉक्टर वाई एम भिंडे के द्वारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की गई और देखा गया कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन इसमें नहीं मिलता, जिसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा गया। सारे एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी में। ये फैक्ट याद रखने लायक है कि एंटीजन कहाँ मिलेगा आपका? आरबीसी में, ठीक। अब देखिए ये एक छोटी सी टेबल है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा जो बात पीछे कही गई है उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं टेबल के माध्यम से। देखिए क्या लिखा हुआ है? ब्लड ग्रुप। ये क्या लिखा हुआ है? एंटीजन। और ये क्या लिखा है? एंटीबॉडी, ठीक। तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन कौन सा हुआ? ए। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी? बी। तो यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका रिवर्स, यानी कि ए है तो बी एंटीबॉडी, बी है तो ए एंटीबॉडी। बी एंटीजन है यानी ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन कौन सा होगा? बी। एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए, ठीक। अब ये दोनों में मिक्स है, तो इसमें ब्लड ग्रुप ए और बी है तो एंटीजन दोनों ही हो गए। दोनों एंटीजन हो गए तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगी, क्योंकि जब दोनों ही एंटीजन है तो एंटीबॉडी नहीं होगी। देखो कारण क्या था, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाए तो ब्लड आपस में ही अपने आप ही अंदर क्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि जो हमारी एंटीबॉडी है वही उसके प्रति दूसरी एंटीबॉडी बना के उस पर अटैक कर देती है। इसलिए नेचर ने सिस्टम ही इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो एंटीजन है उसकी विपरीत एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो ए बी है तो कोई नहीं है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती ए बी ब्लड ग्रुप में। ओ ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीजन कौन सा मिलेगा? एच, यानी कि उसमें कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो इसमें दोनों एंटीबॉडी मिलेंगी, ए बी और बी भी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में इसमें ना एंटीजन पाया जाता है ना ही एंटीबॉडी पाई जाती है। ये एंटीबॉडी वो WBC वाली नहीं है जो हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ती है, ये दूसरी एंटीबॉडी है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होने पर क्लोटिंग हो जाती है। अगर आपका एंटीजन भी ए ही है, ठीक है, और एंटीबॉडी क्या है? इसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो गई? बी। और इसमें एंटीबॉडी भी सेम हो जाएगी आपकी, तो क्या हो जाएगा? क्लोटिंग हो जाएगी, आपका रक्त का थक्का जम जाएगा और मृत्यु हो जाती है। इसलिए सेम ब्लड ग्रुप के लोगों को सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, नहीं तो फिर उसमें एक IG नामक इंजेक्शन लगाया जाता है और ब्लड ग्रुप को जो एंटीबॉडी होती है उन्हें समाप्त करके फिर किसी भी को कोई भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है, यानी कि ए को बी, बी को ए चढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको यहाँ समझ लेते हैं। इस चार्ट में देखो, इसमें थोड़ा अलग अलग दिखाया गया है, मैं इसको आराम से समझा दूंगा आपको। देखो ये लिखा हुआ है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, BBG। क्या लिखा है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये हमारी आरबीसी है, रेड कलर की आरबीसी है, ठीक है। और ये कॉमन प्रीकर्सर, यानी कि इसे सामान्य आप कॉमन प्रीकर्सर मानिए। तो इसमें एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी और एंटीजन एच इसमें अलग से दिए गए हैं। तो आपको इसे मानना है कि ये है आपका ए और ये है आपका बी और ये है आपका एच, जो रिमेन रहेगा, जो बदलता नहीं है। तो अगर हम पहले ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप है, ये आपकी क्या है? आरबीसी है, ठीक है। तो ये सामान्य है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल रहेगा। तो इसमें एंटीजन ए है, तो ये एच जो है, ये एच, ये क्या है आपका? एच। ये एच किस में चेंज हुआ? ए में चेंज हो गया, ठीक। तो जब एच ए में चेंज हो गया तो क्या हो गया? ये ए ब्लड ग्रुप। और इसकी एंटीबॉडी क्या हो गई? बी। तो देखिए एंटीबॉडी कहाँ गई? ये बी आ गई। तो ये किस में चेंज हो गया? ए में। ये बी है तो इसका एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? ए। और ये ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें दोनों ही मिलेंगे, एंटीजन ए भी मिलेगा, एंटीजन बी भी मिलेगा, और एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं मिलेगी। तो ओ में क्या मिलेगा आपको? ओ में एच एंटीजन सेम मिलेगा, तो इसमें दोनों ही एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। इसकी एक चार्ट और है, इसको मैं यहाँ फिर से समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा और समझ में सही आ जाएगा। तो देखिए ये है आपके ब्लड ग्रुप, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी और टाइप ओ। ए बी और ओ, ठीक है। अभी हम BBG की बात नहीं करते,
तो ये एंटीजन है जो आरबीसी में मिलते हैं। एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा आपका? प्लाज्मा में मिलती है। एंटीजन ए है तो देखिए ये इस पे एंटीजन है, ये ए, ये वाले आरबीसी पे कौन सा एंटीजन? ए है। तो इसमें एंटीबॉडी कैसी मिलेगी? ठीक, तो एंटीबॉडी आ जाइए, ये इसमें एंटीबॉडी बी, तो ये इस टाइप की एंटीबॉडी है इसमें। अब देखिए एंटीजन बी, तो एंटीजन बी इस टाइप का है, यानी कि इसका टाइप बदल गया ना, ये इस टाइप में चेंज हुआ है, एच एंटीजन इस तरीके से चेंज हुआ है, इसमें एच एंटीजन इस तरीके से, तो ये बी ब्लड ग्रुप हो गया। तो इसमें एंटीबॉडी कैसी हो गई? ये इस तरीके की, देखिए इसमें वाई बना हुआ है और इसमें इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए एंटीजन ए प्लस बी, जिसमें दोनों एंटीजन होंगे तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। और जब ओ में क्या होता है? इसमें कोई एंटीजन नहीं है, यानी कि एच रिमेन रहता है इसमें, एच जो का तो रहेगा, तो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। देख लीजिए वाई टाइप की भी है और ये इस टाइप की भी है जो बनी हुई है। ठीक, अब ब्लड डोनेशन की बात करिए। जो डोनर है कैन नॉट हैव बी और ए बी ब्लड, कैन हैव ए और बी ब्लड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो आपका ए है ये कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता है? केवल ए ले सकता है, बी को ये नहीं ले सकता। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो ब्लड ग्रुप जिसका है वो उसी से लिया जा सकता है। एक तो ओ नेगेटिव जो होता है ये किसी को भी दिया जा सकता है, और ये जो आपका ए बी पॉजिटिव होता है ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ले लेता है। इसको हम आगे समझेंगे ठीक से। अब ये क्यों ले लेता है, कारण क्या होता है, देखिए अभी ध्यान रखिए। ये जो ओ, ये जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है, ये वाला, ये जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं है तो इसे क्या है? एच है। तो जब इसमें एंटीजन ही नहीं है तो अगर इसको नेगेटिव कर दें, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें आर एच फैक्टर नहीं है, रिसस फैक्टर इसमें नहीं है। तो ये ओ भी है और रिसस फैक्टर भी नहीं है। तो रिसस फैक्टर ना होने की वजह से जो एंटीबॉडीज हैं इसकी, ये सामने वाले यानी कि जिसको ये दिया जाएगा ओ नेगेटिव, जिसको ये दिया जाता है, उसमें जो एंटीबॉडी होती है वे इसमें कोई भी एंटीजन ना होने की वजह से वो रिएक्शन ही नहीं करती। और जब वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्लोटिंग नहीं होगी, क्लोटिंग नहीं होगी तो उस व्यक्ति को ब्लड दिया जा सकता है। देखिए एंटीबॉडी किससे लड़ती हैं? जो बाहर से चीजें अंदर आती हैं, यानी कि जो बाहर से बॉडी में एंट्री करता है उसे एंटीजन बोलते हैं, उसी के खिलाफ एंटीबॉडी काम करना शुरू करती है। तो इसमें एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन ना होने की वजह से ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। ए बी की बात करते हैं, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसमें कोई सा भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, जिसमें एंटीबॉडी ही नहीं है तो एंटीजन कोई सा भी आ जाएगा। तो जब एंटीबॉडी नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्लोटिंग भी नहीं होगी। तो इसका कोई सा भी ब्लड ग्रुप लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये किसी को भी नहीं चढ़ाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन है। एंटीबॉडी किसके खिलाफ रिएक्ट करती है, एक्शन में आती है एंटीजन के। अगर मान लिया ए बी, ये क्या है? रिसेप्टर ही तो है, किसी को भी ले सकता है, लेकिन इसे किसी को भी दे नहीं सकते। मान लिया ए बी हमने ओ को दे दिया, ठीक है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है लेकिन एंटीजन दोनों हैं इसमें। इसके पास जो एंटीबॉडी है तुरंत इसके एंटीजन पे अटैक करेंगी और ब्लड को क्लोटिंग कर देंगे और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो जिसको भी चढ़ाएंगे उसकी एंटीबॉडी एक्शन में आएगी ही नहीं। तो इसलिए ओ नेगेटिव क्या होता है आपका? रिसीवर, यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए भी क्या होता है आपका? यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वही है, ब्लड चढ़ाने की बात करता है। लैंडस्टीनर ने सबसे पहले कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीबॉडी ए पाई जाए और एंटीजन ए वाला ब्लड लेता है, इसमें एंटीबॉडी ए है और ये अगर इसकी एंटीबॉडी ए है, देखिए अगर ये एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ये बी। और इसमें एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ये ए। तो ब्लड लेता है तो ऐसी स्थिति में एग्लूटिनेशन यानी कि क्लोटिंग हो जाएगी। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है? क्लोटिंग होने का खतरा रहता है। तो एग्लूटिनेशन होगा तो एकदम क्लोटिंग थक्का जम जाएगा ब्लड का, और ब्लड चिपचिपा हो जाएगा। हार्ट को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में ब्लड गाढ़ा हो जाता है जो ठीक से फ्लो नहीं हो पाता और हार्ट अटैक आने का
हार्ट अटैक चांस क्या, हार्ट अटैक ही हो जाता है क्योंकि हार्ट फेल हो जाता है। इसलिए ब्लड लेते समय और देते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि रिसीवर और जो डोनर है उनके एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। ठीक, अब देखते हैं आर एस फैक्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आर एस फैक्टर की बात करते हैं। आर एस फैक्टर क्या है? आर से बना रिसस और एच एंटीजन है ही। एच क्या है? एक एंटीजन है। और ये आर क्या है? ये रिसस बंदर में पहली बार देखा गया था, तो इसलिए इसे रिसस फैक्टर भी कहते हैं। तो 1940 में इन दोनों के द्वारा एक अन्य प्रोटीन का पता लगाया है, लैंडस्टीनर और वीवर ने। क्या? आरबीसी की सतह पर एक अलग से प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? आरएस फैक्टर कहा जाता है। इसे सबसे पहले रिसस बंदर में देखा गया। रिसस बंदर में, जो सामान्य बंदर होता है ना, रिसस बंदर कहते हैं, जिसमें यह प्रोटीन पाया गया उसे आरएच पॉजिटिव, यानी कि अगर ये आपकी आरबीसी है, मान लिया मैं इसको आरबीसी बना देता हूं आपकी, ये आरबीसी है, और इसमें ये क्या है? आरएस फैक्टर। अगर ये आरएस फैक्टर पाया गया तो इसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जैसे मान लिया आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके आरबीसी पे आरएस फैक्टर नहीं है, तो ए नेगेटिव हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है और रिसस फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए पॉजिटिव। जैसे मान लिया किसी का ओ है लेकिन रिसस फैक्टर नहीं है तो ओ नेगेटिव। ए है, ओ है लेकिन रिसस फैक्टर है तो क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव होने का जो कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? आरएस फैक्टर पे। तो जिसकी आरबीसी की संरचना के बाहर, ये बाहरी संरचना पे पाया जाता है, तो अगर ये होता है तो इसे आरएस फैक्टर कहते हैं, नहीं तो सॉरी आरएच पॉजिटिव कहेंगे, नहीं तो इसे क्या कहेंगे? आरएच नेगेटिव। जिसमें यह प्रोटीन पाया गया उसे आरएच पॉजिटिव कहा गया, और जिसमें यह प्रोटीन नहीं पाया गया उसे आरएच नेगेटिव कहा गया। तो ये देखिए, जहां आरएच पॉजिटिव में आरएच नेगेटिव मिलेगा, ए प्लस है किसी का ब्लड ग्रुप और किसी का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो इनसे आने वाला ब्लड ग्रुप यानी कि इनकी जो संतान होगी कैसा ब्लड ग्रुप होगा? ए पॉजिटिव। यानी कि प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है? प्लस। लेकिन मैथ में प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है? माइनस। ठीक है, तो इसका उल्टा है थोड़ा सा। ये आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है, नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता है, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप नेगेटिव को ही दिया जा सकता है। अगर इसकी विपरीत स्थिति हुई तो एग्लूटिनेशन यानी क्लोटिंग होगा और मृत्यु तुरंत हो सकती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं ये बात समझ में आई आपको? इसे यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें ये बाहर देखो, ये जो बाहर आपके ये दिखाई दे रहा है ये आर एच पॉजिटिव है, ये आर एच फैक्टर आपके आरबीसी के बाहर की तरफ पाया जाएगा। तो ये जो ये वाला ब्लड ग्रुप होगा तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मान लिया ये ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए में भी आर एच फैक्टर है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नहीं है ऐसा है तो आर एच तो सॉरी ए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये आर एच पॉजिटिव है, ये आर एच नेगेटिव है। सिंपल सी बात है, ये आर एच पॉजिटिव है और ये आर एच नेगेटिव है। देखिए आर एच पॉजिटिव कैन रिसीव पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आर एच पॉजिटिव कैन रिसीव पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आपका पॉजिटिव है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिसीव कर सकता है। ठीक है, आर एच नेगेटिव कैन ओनली रिसीव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नहीं करेगा, क्यों? एंटीबॉडी सक्रिय हो जाएंगी और उसको एग्लूटिनेट कर देंगी। तो ये रिसस है फैक्टर एंड इनहेरिटेड प्रोटीन, वो तो वही बात है कि इसमें ये पाया गया था इसलिए इसे रिसस फैक्टर कहते हैं। आर एस फैक्टर, रिसस फैक्टर इज टाइप ऑफ द प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ योर रेड ब्लड सेल, आपके आरबीसी के आउटसाइड में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट को एक बार देख लीजिए। इसके बाद फिर हम आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटलिसिस पढ़ेंगे, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो एक बहुत अच्छी वो एक तरीके की बीमारी होती है, उसे डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर ब्लड ग्रुप दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे मान लिया माता का नेगेटिव है और पिता का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो जो पहला बच्चा होता है वो सामान्य होता है, लेकिन उसके बाद बच्चा बचते नहीं है फिर,
तो उसका इलाज संभव है, ऐसी समस्या नहीं, बात नहीं है। लेकिन उसे क्या कहते हैं, एरिस्टोब्लास्टोसिस फीटलिस, यानी कि जो फीटस है, जो भ्रूण है, उसमें क्या होता है, आरबीसी फट जाती है। वो थोड़ा कंसेप्चुअल है, उसे कल पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा देख लीजिए ओ नेगेटिव, ये थोड़े फैक्टर हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, मैंने आपको बताया ये किसी को भी दे सकते हैं। ए बी पॉजिटिव, किसी का भी ब्लड ग्रुप आ सकता है। रक्त के थक्के के लिए फाइब्रोनोजन प्रोटीन जिम्मेदार होता है। जैसे आपकी बॉडी कहीं से कटी तो ब्लड निकलने लगेगा, आप उसे थोड़ा सा दबा लेंगे, फिर बाद में छोड़ देंगे तो निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अपर पार्ट पे थक्का बन गया। किसके कारण? इस प्रोटीन के कारण। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ये कैल्शियम की कमी से, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तब भी कटने फटने से क्या होगा, रक्त का थक्का कम जमने लगेगा। जैसे मान लिया कैल्शियम की बहुत डेफिशिएंसी है, तो बॉडी अगर कहीं से कट जाएगी तो उसका थक्का नहीं जमता, सारा ब्लड बाहर आ सकता है, उसमें मृत्यु हो सकती है। शरीर में एंटीकोगुलेंट के रूप में, एंटीकोगुलेंट का मतलब है जिससे शरीर के अंदर बहता हुआ ब्लड जमे ना। क्यों? क्योंकि फाइब्रोनोजन प्रोटीन तो ब्लड में ही है, वो एयर के संपर्क में आने से ही तो आपका एक ऐसी संरचना बनाता है। वो ये जो आप देख, ये इस तरीके की संरचना बनती है। मान लिया कहीं से कट गया तो ब्लड निकलने लगेगा, आपने दबा दिया तो वहाँ क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ फाइब्रोनोजन प्रोटीन इस तरीके की एक संरचना बनाना शुरू कर देगा, और उसमें क्या है, आपकी आरबीसी आके फंस जाती हैं और वो क्लोटिंग बन जाती है। ठीक, जब आपको चोट लग जाती है, आप छुटाते हैं, इसे खुरंड कहते हैं, वो क्या है, वो क्लोटिंग है रक्त की। तो ये क्या है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन से बनता है वो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो वो कम बनेगा, ब्लड ज्यादा निकल सकता है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन आपकी बॉडी में है, ब्लड में घूम रहा है, तो थक्का वहां भी बना सकता है, लेकिन वो वहां थक्का नहीं बनाता, वो ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है ऐसे ही। कारण क्या है? क्योंकि उसमें हिपेरिन पाया जाता है ब्लड में। तो ये जो हिपेरिन है, ये अंदर बहते हुए ब्लड को एगुलेट क्लोटिंग नहीं करने देता, उसे थक्का नहीं बनने देगा, जो शरीर को रक्त को क्लोटिंग नहीं होने देता, और रक्त आसानी से बहता रहता है। भाई जब रक्त में क्लोटिंग होने का गुण है तो वो हार्ट में भी तो क्लोटिंग बन सकती है उसकी। तो समस्या क्या है, वो हिपेरिन मौजूद है, हिपेरिन नहीं बनने देता। जैसे किसी को सांप काट लेता है, ठीक है, कोबरा ने काटा, तो कोबरा में जो जहर है, ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि वो क्लोटिंग करता है। कुछ जहर ऐसे होते हैं जो आपकी जो ब्रेन सिस्टम को उसे ब्लॉक कर देंगे, नर्वस सिस्टम को। कुछ ऐसे होते हैं जो क्लोटिंग कर देते हैं। तो कोबरा, जैसे मान लिया हमने एक बाउल लिया, तो इस बाउल में अगर ब्लड है, तो इस बाउल में अगर ब्लड है, इसमें एक बूंद कोबरा का जहर डाल दिया जाए, तो ये पूरा का पूरा बाउल क्या बन जाएगा, ये एक गेंद बन जाएगा, पूरा क्लोटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त की कमी, रक्त में कैल्शियम की कम होने से क्या होता है, एग्लूटिनेशन कम होता है, यानी कि थक्का कम बनता है। ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट के रूप में क्या मिलता है, सोडियम सिट्रेट। जैसे हम रक्त को उसमें निकाल लेते हैं, थैली में निकाल के, थैली बैग जो होती है, पॉली बैग जो होता है, और उसे ब्लड बैंक में रखते हैं, तो वो वहाँ पे क्लोटिंग होने के चांस रहते हैं। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, उसमें सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट मिलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्जिलेट का यूज किसके रूप में होता है, एंटीकोगुलेंट के रूप में होता है। कहाँ पर? ब्लड बैंक में। कहाँ पे? ब्लड बैंक में। तो ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट के रूप में क्या यूज करते हैं, सोडियम सिट्रेट और सोडियम ऑक्सिलेट। ठीक, ये कुछ फैक्ट है, इन्हें आप सही आसानी से देख लीजिए, मतलब रिवर्स करके देख सकते हैं जो कुछ चीज समझ में नहीं आई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम कुछ कुछ डिजीज और थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा एडवांस लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।